मैं हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। इस कहानी को देखने से पहले आप लोगों से एक विनती है। यदि आपने कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो इस भाग को सुनने से पहले आप उसे जरूर सुनिए, ताकि आप कहानी के सस्पेंस को अच्छी तरह से अनुभव कर सकें। जैसे कि आपको पहले भाग में देखने को मिलता है कि सुमित और उसकी पत्नी प्रीति की वजह से 25 साल से कैद मंजुलिका बाहर आ गई है। इस तरफ गांव के लोग शास्त्री जी को बुलाने उनके घर जाते हैं। अब आगे सुमित और प्रीति के सामने मंजुलिका की आत्मा बहुत ही क्रोधित रूप से खड़ी थी। बदले की आग उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो गया था कि तभी सुमित प्रीति की हाथ पकड़ के तीव्र गति से वहां से भागने लगा। अंधेरा इतना था कि उस हवेली की रास्ताएं नजर नहीं आ रही थी। भागते हुए प्रीति बोलने लगा, सुमित, आज हम नहीं बचने वाले। शायद आज की रात ही हमारी आखिरी रात होगी। भागते भागते किसी तरह वो लोग हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचा। लाख कोशिश के बाद भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाया। सभी करतूत लगा दी बाहर निकालने की, पर सारे कोशिश बेकार थी। बरसात की अंधेरी रात में वो लोग बुरी तरह से बच चुकी थी और इस तरफ गांव में मंजुलिका की आतंक शुरू हो गया था। गांव के सभी दरवाजे पर खटखटाना, घुंघरू पहनकर गलियों में चलना और कभी कभी सुरीली आवाज में गाने गाना, यह सभी को सुनाई देने लगा था। गांव के लोगों को यकीन हो गया था कि मंजुलिका वापस लौट आया है। और दूसरी तरफ सुमित और प्रीति उस हवेली में फंसे हुए थे। प्लीज कुछ करो सुमित, वरना हम बाहर कभी नहीं जा सकते। वो लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। देखते देखते 4 से 5 दिन बीत गया। वो लोग भूखे प्यासे उस हवेली में तड़प रहे थे और इधर मंजुलिका की आतंक गांव में बढ़ती ही गई। हर रात घर की कोई ना कोई सदस्य गायब हो रहा था। फिर एक रात जो गांव के लोग शास्त्री जी को बुलाने गया था, उन्हें साथ ले उस हवेली में आ पहुंचे। शास्त्री जी दरवाजा खोलते ही देखा जमीन पर 2 शरीर बेहोशी की हालत में पड़े हैं कि तभी उन लोगों में से एक बोल उठा, शास्त्री जी, यही है वो 2 नमूने जिनकी वजह से मंजुलिका बाहर आ गई है। इनको छोड़ना मत। कि तभी शास्त्री जी बोलने लगा, रुको, लगता है ये दोनों बेहोश है। पानी छिड़काओ इनके आंखों में और इन दोनों को उठा के उस कुर्सी में बिठाओ। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों को होश आया तो देखा इस गांव के दयानंद शास्त्री उनके सामने बैठे और उनके अगल बगल गांव के कुछ लोग, जो देखे दोनों के कलेजे को थोड़ा ठंडक पहुंचा। कि तभी शास्त्री जी अपने गंभीर आवाज में बोलने लगे, तुम दोनों ठीक तो हो? अब बोलो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तभी सुमित पूरे घटनाक्रम शास्त्री जी को बताने लगे। पूरे बात सुन के शास्त्री जी बोले, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? तुम्हारी इस गलती की वजह से पूरे गांव के लोग समस्या में पड़ गए हैं। बेटा, मंजुलिका कोई आम चुड़ैल नहीं है। तुम लोग नहीं जानते उसके बारे में। ये बात आज से 25 साल पहले की है। महलों में नृत्य करने वाली मंजू की नृत्य देख राजा देवेंद्र प्रताप प्रसन्न हो गए थे, तो राजा ने निर्णय लिया उसे इस महल में लाने की। बंगाल में रहने वाली मंजुलिका यहाँ भी अपने नृत्य से सभी के दिल में छा गया था। राजा भी उसकी सुंदरता और कला को देख और भी आकर्षित हो गया था और उसे इस महल की रानी बनाने को सोचा। शादी के बाद भी राजा ने कभी उसे स्पर्श नहीं किया था
उनका मानना था कि मंजुलिका एक नाजुक कली जैसी है जिसको अपने हाथ लगा के मुरझाना नहीं चाहता था। उसकी सुंदरता को कायम रखने के लिए राजा अपने पवित्रता को बजाय रखा। लेकिन इसी गांव के एक लड़का शशिधर, जिससे मंजुलिका की प्रेम हो गया, वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहने लगा था। दिन प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, जिसकी भनक राजा देवेंद्र जी को लग गया था। शशिधर राजा की नामौजूदगी में मंजुलिका से मिलने अक्सर उस महल में आया करता था। एक दिन राजा अपने शक के दौरान जब मंजुलिका के कमरे की तरफ गया, दरवाजा खोलते ही देखा वो दोनों ही एक बिस्तर में लिपटी हुई है। दो जिस्म एक हो चुके थे, एक दूसरे में इतना खोया था कि राजा की आने की भनक भी नहीं लगी। आंखों के सामने ये नज़ारे देख राजा अपने आप को संभाल नहीं पाया और गुस्से में शशिधर की गर्दन पकड़ के उसे नीचे ले आया और सभी के सामने उसके सर धड़ से अलग कर दी। लेकिन वो उतने में भी नहीं रुका। इस मंजुलिका को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। उसे मार मार के बाल पकड़ के घसीटते हुए उस कमरे में लाके कैद कर दी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन राजा उसकी एक भी नहीं सुनी। और करीब 15 दिन बाद जब वो दरवाजा खोला तो देखा भूख प्यास से तड़पती मंजुलिका उस कमरे में दम तोड़ चुकी थी। लोगों को कुछ पता ना चले, इसके कारण राजा ने उसके शरीर को उस कमरे में ही दफना दिया। फिर अगले दिन से ही शुरू हुई उसकी आतंक। 2 दिन के अंदर ही राजा देवेंद्र प्रताप की पूरे खानदान को मार डाला। उसके दहशत का असर गांव में भी पड़ने लगा था। राजा समझ गई कि मंजुलिका उसे भी नहीं छोड़ेगी, तो वो किसी तरह अपनी जान बचा के उस महल से भाग निकला। जब इसका आतंक बढ़ता गया तो अमावस की रात मैं अपने तंत्र मंत्र से उसे उस कमरे में कैद किया था, जिसको तुम लोगों ने खोल दिया। तभी सुमित थोड़ा अफसोस के साथ बोलने लगा, हमें माफ कर दीजिए शास्त्री जी, हमें पता नहीं था कि इस महल में इतना बड़ा राज छुपा है। पर शास्त्री जी, क्या उसे रोका नहीं जा सकता? तो शास्त्री जी बोले, उसी के लिए ही तो मैं आया हूँ। फिर सभी लोग मिलके मंजुलिका की कमरे में एक बड़ा सा हवन आरंभ किया। बकरियों की बलि चढ़ाते हुए शास्त्री जी ने मंत्र जाप करने लगा। मंत्र के उच्चारण करते ही उस हवेली पे अजीब सी भूचाल आ गया, जिसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। कांच की खिड़कियां अपने आप टूटने लगी और दरवाजे जोर जोर से खटखटाने लगे थे। मंजुलिका के आत्मा और भी भयानक रूप में वहां पहुंची थी। वो उन लोगों पे हमला करने ही वाला था। उससे पहले शास्त्री जी ने मंत्र पर जल उसके ऊपर छिड़क दिया और उसे उस कमरे में कैद करते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर दी और मंत्र भरे धागों से उस दरवाजे को बांध दिया। दरवाजा बंद होते ही सारे परेशानी भी खत्म हो गई। अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहां कैद हो चुकी है।